तो मेरा अगला प्रश्न जगन्नाथ जी से है और वो अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। और ये ऐसा प्रश्न है जो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया के देश, खास तौर पे विकसित और बड़े शक्तिशाली देश, चीन से नाराज हैं इस कोरोना महामारी की वजह से। उनका आरोप है कि चीन ने समय रहते इस महामारी के खतरे से पूरी दुनिया को अवगत नहीं कराया, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। खास तौर से अमेरिका इससे बहुत ज्यादा नाराज है। तो जगन्नाथ जी, आप ये बताएं कि ये नाराजगी चीन पर कितनी भारी पड़ेगी और भारत के लिए कितना सुनहरा अवसर है अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का अवसर। बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। इस वैश्विक संकट के दौर में भी भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अवसर उभर करके सामने आ रहा है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें चुनौतियों को अवसर में तब्दील करते हुए आना चाहिए। तो यह मौका है उस पर अमल करने का। इसमें दो बातें हैं। एक तो भारत के अंदर जो हमारे एमएसएमई है, अदर सेक्टर है, हम उन पर काम करें। और दूसरा यह है कि जैसा कि आपने एक वैश्विक संदर्भ का जिक्र किया कि चीन के रवैये को लेकर के कहीं ना कहीं विश्व खफा है। दो बातों से खफा है। एक तो इस बीमारी को छुपा किया, उसको लेकर के बड़े बड़े जो देश हैं, राष्ट्र हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से चीन को पूरे विश्व को इससे अवगत कराना चाहिए उसने नहीं कराया। दूसरा, जब इस बीमारी को लेकर के इससे पीपीई किट्स भेजने से लेकर के टेस्टिंग किट, यहां तक कि भारत में भी जो रैपिड टेस्टिंग किट चीन से आया, ऐसा कहा गया कि वो उसमें खामियां थी, वो सही नहीं कार्य कर रहा था। और कमोबेश इस बात को भी लेकर के चीन से लोग नाराज हैं। तो चीन के ऊपर एक अविश्वास का जो दृष्टि पूरे विश्व की बनी है, उस वो भारत के लिए एक अवसर के रूप में उभर करके सामने आ सकता है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में उभर चुका था, लेकिन अब जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं विश्व के, वो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के तहत अपने मैन्युफैक्चरिंग को चीन से कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें भारत एक महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव के रूप में, एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में सामने आ सकता है। कैसे, उसको हमको समझने की जरूरत है। सर्वप्रथम तो भारत की आबादी एक युवा आबादी है और 65% से अधिक जनता जो है वो 35 वर्ष से आयु के कम की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता भी अधिक है। और कहा जाता है कि एक युवा आबादी कम से कम अन्य आबादियों की तुलना में किसी बीमारी को लेकर के कम रिस्क जोन में होती है। एक तो बात यह। दूसरी बात, हम अगर आर्थिक रिफॉर्म्स को लेकर के देखें तो प्लिथोरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव बीन अंडरटेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को ही देखें तो 142वें से 63वें नंबर पर आ गई है। नए कंपनियों के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है वह घट करके 15% पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए वो सब कहीं ना कहीं भारत को एक बेहतर ऑल्टरनेटिव के रूप में उभारने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, प्रोवाइडेड कि हम इस दिशा में और भी एक बेहतर काम करें। भारत की छवि आप देखो, आप तुलनात्मक अध्ययन करो तो एक तरफ तो चीन की छवि धूमिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत की छवि अन्य देशों के बीच अच्छी हुई, क्योंकि हमने उनको समय रहते दवाइयां सप्लाई की। हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन सारे देशों को भेजा, लगभग 80 देशों को हमने भेजा। तो यह मौका है, मैं बस मैं समाप्त कर रहा हूं। यह जो मौका है दिग्विजय, कि एक जो गुडविल भारत का अच्छा बना है उसको हम भुनाएं और इन देशों को आमंत्रित करें, हमारे यहाँ और भी एफडीआई आए और मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। और जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था वो सफल हो तो भारत में रोजगार भी आएगा और हम और बेहतर स्थिति में। जी पीयूष जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। जैसा कि जगत जी ने चीज उठा दी है, जो मेरा अगला सवाल था कि दुनिया भर में जब दुनिया भर से देशों ने भारत के सामने हाथ फैलाया और भारत से मदद मांगी कि आप हमें दवाई दें, और उस दवाई को जब भारत ने अपने घर की क्षमता, घर की मांग को ध्यान में रखते हुए जब उसको पूरा कर लिया, उसके बाद दुनिया को सप्लाई की, तो इससे क्या नजर आता है कि भारत अपने सामर्थ्य का परिचय इस चुनौती भरे समय में दुनिया को दे पा रहा है? क्या इस चुनौती भरे समय में जो ये अवसर, इस अवसर का भारत ने फायदा उठाया,
कि संकट काल में दुनिया भर के देशों की मदद की, इससे भारत की उस छवि को तोड़ने में सहायता मिलेगी या सहायता मिल रही है कि भारत एक अविकसित देश है, विकासशील देश है और वैज्ञानिक अंधविश्वासों वाला देश है, तो उस छवि को तोड़ने में कितनी सहायता मिलेगी पीयूष जी? देखिए दिग्विजय, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि भारत की छवि अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई का पूरे विश्व में सप्लाई करने की वजह से बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन उसके साथ में हमें यह भी सोचना होगा कि भारत 142 में से 63 नंबर पे आ तो जरूर गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में, लेकिन वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज हैं, जितने भी उद्योग चाइना से निकलकर आना चाहते हैं वो इन देशों में जाना चाहते हैं। उसके कुछ प्रमुख कारण भी हैं, क्योंकि उनका जो चाइना का जो शहर है शेंजेन, जहां पर उन्होंने अपना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया, उस क्षेत्र में एक ही कंपनी की मार्केटिंग कंपनी भी काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब भी काम कर रहा है और रॉ मटेरियल्स भी उनके वहीं से मिल जा रहे हैं उन्हें, और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी आराम से मिल जा रहा है। तो इसलिए वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो साउथ ईस्ट एशिया के वियतनाम में या थाईलैंड में अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी उठा के दूसरे देश में ले जाएं, तब भी उन्हें मार्केटिंग सपोर्ट जो है चाइना से मिल सकता है। और सबसे अच्छा मार्केटिंग बिजनेस आज की डेट में अगर कोई कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है, और वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पूरे विश्व इस समय भले चाइना को डिप्लोमेसी के क्षेत्र में बाइकआउट जरूर कर दे, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में आकर उसे बाइकआउट करने में 2 बार सोचना पड़ेगा कि हम ये काम करें या ना करें। फिर मैं आता हूं भारत पर। भारत में अवसर कैसे हैं? भारत में करीब 373 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे। ये 2005 इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है 2005 का, जिसमें अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू ट्रस्ट को भी उन्होंने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करने की पावर दी गई, जिसमें से 373 में से करीब 40% स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे हैं जिनमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम जो है पीछे रह गए। तो ऐसी परिस्थितियों में बाहर की कंपनियों को भारत में आकर्षित करना थोड़ा सा मुनासिब कम हो रहा है। भारत को अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए अभी की स्थिति में। अपनी गुडविल को बनाने के लिए सबसे बड़ा अच्छा उनके पास अगर मौका है वो आज से लेकर अगले 5 सालों में 10 सालों में आने वाला है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वियतनाम जैसी कंट्रीज आज की डेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 70वें नंबर पर है, भारत से नीचे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनियां चाइना से निकल रही हैं वो वियतनाम में जा रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और भी बहुत सारी चीजें उनको जो वहां पे मिलनी चाहिए, और चाइना से नजदीकी की वजह से वो प्राप्त हो जा रही हैं। तो भारत में उनको लाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, अपने स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को मजबूत करना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत में कुछ सामाजिक कारणों के कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है भारत में आने वाली कंपनियों को। जैसा कि मुंबई में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें करीब बहुत सारे बच्चों के ऊपर केस दर्ज हो गए थे, और एक मूवमेंट चला कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, और इस तरह की चीजें थी वहां पे। जैसा कि लखनऊ में जोमेटो कंपनी एक बहुत बड़ा व्यवहार कर रही है आज के टाइम में, लेकिन जोमेटो के जो डीलर्स थे लखनऊ में, उन्होंने एक यूनियन बना के सप्लाई ना करने की घोषणा कर दी। तो इस तरह के कारण भी, जो इस तरह की चीजें होती हैं, उनकी वजह से भी कंपनियों का भारत में आने में ध्यान आकर्षित नहीं होता है, और वो इस चीज से मोह भंग होता है, जिसका फायदा जो है वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश उठा ले जाते हैं। तो मुझे लगता है अवसर जरूर है, लेकिन भारत को अभी बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके इन अवसर पर पहुंचना पड़ेगा। जी जी जी, देखिए पीयूष जी ने जैसे कहा कि चाइना से कंपनियां निकलकर थाईलैंड जा रही हैं, मेरी दृष्टि में थाईलैंड और वियतनाम ये छोटी जनसंख्या वाले देश हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट नहीं मिल पाएगी इनको। जबकि कंपनियां अगर भारत आती हैं तो भारत का घरेलू मार्केट ही इतना बड़ा है कि उन्हें निर्यात करने में बहुत ज्यादा सामान नहीं उपलब्ध होगा उनको निर्यात करने के लिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जगन्नाथ जी? और एक और छोटा सा मेरा प्रश्न ये है कि क्या इससे जो भारत के जो घरेलू छोटे छोटे उद्योग हैं उनको कितना फायदा मिलेगा? उनके सामने कितना बड़ा अवसर है इस संकट काल में अपने आप को स्थापित करने, अपने आप को गति देने और अपने आप को बढ़ाने? बिल्कुल दिग्विजय, बहुत सही प्रश्न आपने किया। और पीयूष ने इससे पहले जो मुद्दे उठाए, बहुत वाजिब पीयूष का कहना था कि चाइना से जो डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनियां निकल तो रही हैं, लेकिन उनका भारत आने की कन्वर्टेबिलिटी काफी कम है। तो इसके लिए हम जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो आपने कहा कि सबसे बड़ा तो हमें उस चीज को भुलाने की जरूरत है कि हम इतने बड़े मार्केट हैं, वह तो हमें भुलाना ही पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा ये कारण होगा कंपनियों को हमारे यहाँ आकर्षित करने में। दूसरा जो है, जो एक बाधा उत्पन्न हो रही है वो है कि
बाहर की कंपनियों को हमारे स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज को लेकर के शिकायत होती है। दूसरा है कि रॉबस्ट डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो पीयूष कर रहे थे, तो हम हालांकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से हमारे यहाँ बढ़े भी हैं और अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों को लेबर लॉज में रिफॉर्म करने से लेकर के और फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, तो हम उन कंपनियों को अपने यहाँ ला सकते हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को अपने यहाँ ला सकते हैं। और बेशक यहाँ वो आएंगे तो उनको सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि भारत अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है और हमारे यहाँ इतना बड़ा डिमांड है जो कि छोटे देश नहीं दे सकते। उसमें दूसरा एक और चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप देखने वाले हैं कि चीन अभी शायद हो सकता है कि कोविड से जब अन्य देश बाहर निकले तो आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि चीन के प्रोडक्ट्स पे लगभग बड़े बड़े सारे देश उसके आयात पर शुल्क लगाने वाले हैं, एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने वाले हैं। इससे क्या होगा कि चीन में निर्मित वस्तुएं जो है वो कहीं ना कहीं महंगी होने लगेंगी और शायद इसका भी बेनिफिट भारत को मिल सकता है। दूसरा जो चीन की चालाकी है वो उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि हम इस बीच में यह भी देख रहे हैं जो कि पीयूष कह रहे थे कि चीन आर्थिक रूप से एक मजबूत स्थिति में पहुंच कि जब सारे देश कोरोना से लड़ने में व्यस्त हैं और सभी देश के लगभग शेयर के मूल्य नीचे गिर रहे हैं कंपनियों के, तो चीन निवेश करने की भी कोशिश कर रहा है। आपने अगर खबरों में देखा होगा तो अभी पिछले सप्ताह या उससे थोड़ा पहले ही भारत ने भी अपने एफडीआई के नॉर्म्स को बदला है कि हमारे सीमा से सटे जो देश हैं उनको भी लेकर के एफडीआई के लिए विशेष इजाजत की जरूरत होगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के एक एचडीएफसी बैंक में चीन ने ठीक ठाक शेयर खरीदा। तो इस तरह की जो चीन की चालाकी है उस पर भी अन्य देशों की और भारत की नजर है, हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है। अब दूसरा, अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो मैं शुरू से कहता हूं कि भारत के विकास का रास्ता एमएसएमई सेक्टर से जाएगा। आज भी अगर हम देखें तो हमारे जीडीपी में लगभग 29% योगदान एमएसएमई सेक्टर का है और हमारे निर्यात में लगभग 45% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। तो हमें एक बैलेंस बैठाने की जरूरत होगी। दिग्विजय, लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार एमएसएमई सेक्टर के थ्रू भारत में मिल रहा है। तो हमें अपने एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट भी करना होगा, इसको बचाना भी होगा। उसका तरीका क्या है? आप देखें कि चीन की भी प्रॉस्पेरिटी में उसके एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो हमें क्या करना होगा? एक तरफ ये बड़े मैन्युफैक्चरर तो हमारे यहाँ आए, लेकिन इस तरह की चेन विकसित करें और डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन भारत में करें। एमएसएमई के थ्रू डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि अब उन बड़े मैन्युफैक्चरर को भी रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्यों ना वो रॉ मटेरियल वो बाहर से मंगाने की बजाय हमारे देश के एमएसएमई के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल का यूज करें वो अपने यहाँ। तो विजय, किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, बस छोटा सा एडिशन, किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबब होना बहुत जरूरी है। हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करके आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकते, हमें फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करना होगा और उसके लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन हमारे यहाँ होनी चाहिए। उसमें एमएसएमई का भी रोल होना चाहिए और ये बड़ी मैन्युफैक्चरर भी आनी चाहिए। जी जी, तो इस चर्चा के अंत में एक छोटा छोटा एक दो लाइन का आप लोग कमेंट देंगे। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा अंकित से कि अंकित, इस संकट की घड़ी में पूरे दुनिया में विश्व के पटल पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नेतृत्व किया, अब वो किस तरीके से भारत के लिए एक अवसर था कि दुनिया के देशों को, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने खासतौर से अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको लेकर आगे चलने, उनको प्राथमिकता देते हुए आगे चलने की बात कही। तो उनकी जो ये पहल है दुनिया भर में कितनी महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का क्या रोल होगा, इसको ध्यान में रखते हुए इस संकट के समय में जो भारत के प्रधानमंत्री ने इसको एक अवसर बना लिया, उसके बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी करें। और यही प्रश्न आप तीनों के लिए है, तो सबसे पहले अंकित से शुरू करते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी करें, हम इस चर्चा का अंत करें। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्थानीय जितने भी देश हैं, अपने मतलब पड़ोसी देश हैं, उन सब देशों को सहयोग किया है और ये बहुत ही कमेंडेबल है। और जो हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर बनने में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप अपने जितने भी स्थानीय देश हैं, मतलब आपके नजदीकी देश हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए आप कुछ एफर्ट्स करें। दूसरी चीज, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारत ने विश्व पटल पर चाइना को एक्सपोज किया है और अमेरिका भी उसके लिए जो भी एफर्ट्स है वो दिखा ही रहा है और आने वाले समय में इसका फायदा हमें मिलेगा ही।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि WHO ने भी जी भारत के प्रधानमंत्री की सराहना की है, और भारत जिस तरीके से कोरोना वायरस पे लड़ रहा है इस चीज की सराहना की है। तो मुझे ऐसा लगता है जी कि ये अवसर भारत के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा है कि वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आएगा, और जो हमारी बात रहती है कि हम UN में एक परमानेंट सीट ले पाए और हमारी बात भी जी दुनिया में जी मानी जाए, तो वो इस परिस्थिति में हमने जो साथ निभाया है अपने देशों का, उसके बाद हमारी एक जी वैल्यू जी और भी ज्यादा बढ़ी है, ये मैं बताना चाहूंगा। जी जी जी। पीयूष जी, आप कुछ इस विषय पर जी टिप्पणी जी जी करना चाहेंगे? दिग्विजय, संक्षिप्त टिप्पणी। मैं जगन्नाथ भैया की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत को MSME सेक्टर पे पूरा जोर लगाना चाहिए कि वो विकसित हो, और उसके विकास में ही भारत का विकास निर्धारित होगा, ये सच बात है। एक साथ में मैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, आमेर इंडिया लिमिटेड का, INC लिमिटेड का एक ग्रुप है जो भारत में AC मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता था। इन्होंने एक पॉलिसी निकाली China+1, जिसके थ्रू ये कहना चाहते हैं कि हम या तो भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, या फिर हम किसी और अन्य कंट्री से, जी चाइना पे निर्भर ना जी करके किसी और अन्य कंट्री पे भी निर्भर करेंगे। तो ये जो विचार है, ये विचार को जी MSME सेक्टर में लगाने की जरूरत है, और MSME सेक्टर पे मेरे ख्याल से काम करना चाहिए भारत को, और इससे जो है भारत का विकास पूर्णतः इस क्षेत्र में काफी अच्छा होने वाला है। हाँ दिग्विजय, पीयूष ने बिल्कुल सही एडिशन किया, और मैं आपने जो अंतिम प्रश्न पूछा था उसमें मैं बिल्कुल अंकित के साथ सहमति जताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी व्यक्ति तो हैं ही, तो उनके नेतृत्व में हमने विश्व को यह बतला दिया है कि भारत विश्व के नेतृत्व में भी सक्षम है, और भारत एक सहृदय राष्ट्र भी है। जिस प्रकार मुश्किल के क्षणों में हमने सबकी मदद की, तो बेशक जो अंकित कह रहे थे कि शायद अब भारत के जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप की बात हो या फिर अन्य, तो भारत की राहें आसान तो होंगी ही उनको लेकर के। और बिल्कुल वर्तमान और मौजूदा नेतृत्व में भारत की लगातार वैश्विक छवि सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, और कोरोना के समय जिस प्रकार से हमने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया प्रोएक्टिवली, और विश्व का कहीं ना कहीं एक तरह से हमने मार्गदर्शन किया, तो उससे हमारी छवि और सशक्त हुई है। और निस्संदेह इससे भारत की यात्रा जो हम अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरह एक शब्द विश्व गुरु का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल वह विश्व गुरु बनने की यात्रा जो है और मजबूती मिली है। धन्यवाद। जी अंकित, एक आखिरी में कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा कि जो भारत ने सहायता की है वो न केवल स्थानीय देशों की है, बल्कि अमेरिका, ब्राजील, इन सब देशों को उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो दवाई दी है। तो उसके बाद उन्होंने मन की बात में आकर के कहा था कि इस समय अगर हम ये दवाई नहीं भी देते तो भी हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि उसकी आवश्यकता हम मगर हमने एक संदेश दिया है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाकी देशों की मदद की। और ब्राजील ने तो इसको संजीवनी बूटी से जोड़ दिया था कि जिस प्रकार से हनुमान संजीवनी बूटी लेके आए थे, वैसे ही भारत ने हमें संजीवनी बूटी दी है। तो भारत ने न केवल अपने रीजनल कंट्रीज की मदद की, बल्कि विश्व पटल पे जाकर के एक लीडर के तौर पे रोल निभाया है। जी जी बिल्कुल। तो इस चर्चा में आपने देखा कि हमने लगभग हर विषय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा की है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, और कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, किसी भी विचार, किसी भी वक्ता के बात से आप प्रभावित हुए, किसी भी वक्ता से आप कोई प्रश्न करना चाह रहे हो, किसी भी विषय से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें तर्कज्ञान, एक अन्य विषय के साथ आपके सामने मैं फिर आऊंगा। धन्यवाद।